वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोगों ने खिलजी वंश को समाप्त किया। आप लोग पिछले वीडियो में या जितने सारे हम लोग के डिस्क्रिप्शन में वीडियो है आप उसे देख सकते हैं। और जिस पिछले वीडियो में हम लोगों ने खिलजी वंश को समाप्त किया और आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तुगलक वंश की। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं तुगलक वंश की। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक लगभग 94 वर्ष दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है। आपको याद होगा, हमने पहले ही बताया है कि जो तुगलक वंश था, दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा शासन करने वाला डायनेस्टी था, वंश था, शासक था। तो 94 वर्ष शासन करता है 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश। अब हम लोग इसके शासक पर आते हैं। तो सबसे पहला शासक था गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। आपको याद होगा, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक नासिरुद्दीन खुसरो खां, जो कि खिलजी वंश का अंतिम शासक था, उसको यह पराजित करता है और दिल्ली सल्तनत का शासक बन बैठता है। तो 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का शासक रहता है। तो चलिए इसके हम लोग परिचय पर आते हैं। सबसे पहले कि तुगलक वंश का यह संस्थापक था। तो सबसे पहला प्रश्न जो महत्वपूर्ण है गयासुद्दीन तुगलक से कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है कि गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश का संस्थापक था। गाजी मलिक एवं मलिक उल गाजी के नाम से दिल्ली सत्ता पर काबिज होने वाला यह प्रथम सुल्तान था। तो गाजी मलिक एवं मलिक उल गाजी के नाम से यह दिल्ली सत्ता पर काबिज हुआ और ऐसा होने वाला यह प्रथम सुल्तान था। तो गाजी के नाम से प्रसिद्ध कौन था, तो वो था गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तुगलक गाजी भी इसे कहा जाता है। इसका राज्याभिषेक 8 सितंबर 1321 ईस्वी को हुआ था। याद रखेंगे, 1320 ईस्वी में नासिरुद्दीन खुसरो खां की मृत्यु हुई और 1321 ईस्वी में 8 सितंबर 1321 ईस्वी को गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक का राज्याभिषेक हुआ। इसका जो शासनावधि था यानी कि शासनकाल 8 सितंबर 1321 ईस्वी से फरवरी 1325 ईस्वी तक लगभग 5 बरस कह सकते हैं कि 8 सितंबर 1321 ईस्वी से फरवरी 1325 ईस्वी तक इसका शासनावधि रहता है, यानी कि शासनकाल रहता है, क्योंकि फरवरी 1325 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है जूना खां के द्वारा बनाए गए लकड़ी के महल में दबकर। इसके जो पिता थे वे करौना तुर्क के एक गुलाम थे। तो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के जो पिता थे वे एक करौना तुर्क के गुलाम थे। फरिश्ता के अनुसार जो फरिश्ता थे उन्होंने क्या कहा कि गयासुद्दीन तुगलक के पिता का विवाह जाट स्त्री से हुआ था और उसी जाट स्त्री से गयासुद्दीन तुगलक का जन्म हुआ था। तो फरिश्ता ने क्या कहा कि गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के जो पिता थे वे करौना तुर्क के गुलाम थे और उनकी विवाह एक जाट स्त्री से हुई थी और उसी जाट स्त्री से गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक का जन्म हुआ था। ये आप लोग याद रखेंगे। तुगलक गाजी या गाजी शब्द जोड़ने वाला पहला सुल्तान। तो गाजी की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान या गाजी शब्द जोड़ने वाला पहला सुल्तान, तुगलक गाजी के नाम से प्रसिद्ध पहला सुल्तान कौन था, तो वो था गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ये परीक्षा में कई बार पूछा भी जा चुका है और कई बार परीक्षा में पूछा जाने की संभावना भी है। अब हम लोग इसके आर्थिक सुधार के बारे में चर्चा करते हैं।
राजकीय आय में वृद्धि भू राजस्व में वृद्धि द्वारा नहीं बल्कि उत्पादन में वृद्धि द्वारा किया जाना चाहिए, ऐसा मानने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक का मानना था कि यदि राजकीय आय में वृद्धि करना है तो वह टैक्स में वृद्धि यानी कि भू राजस्व में वृद्धि से नहीं हो सकता है, बल्कि उत्पादन में वृद्धि से ऐसा संभव है। तो राजकीय आय में वृद्धि भू राजस्व से नहीं बल्कि उत्पादन में वृद्धि से किया जाना चाहिए, ऐसा मानने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में आते रहता है कि सिंचाई हेतु कुएं एवं नहरों का निर्माण करने वाला एवं नहरों को प्रोत्साहित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो नहरों का निर्माण करने वाला, नहरों को प्रोत्साहित करने वाला और कुएं का निर्माण करने वाला ताकि सिंचाई किया जा सके, ऐसा करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। खुद मुकदम तथा चौधरी को कुछ रियायत एवं अधिकार सहित व्यक्तिगत भूमि को भू राजस्व से मुक्ति दिया। किसने? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने। तो बलबन के द्वारा जो खुद मुकदम तथा चौधरी था जो राजस्व से संबंधित था, ये राजस्व लेते थे, तो उसे बलबन ने समाप्त कर दिया था। तो बलबन ने खुद मुकदम तथा चौधरी के अधिकार को समाप्त कर दिया था, लेकिन गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने पुनः उनके अधिकारों को वापस ला दिया और उनको कुछ रियायत भी दी तथा साथ ही साथ उनके व्यक्तिगत भूमि को भू राजस्व से भी मुक्त कर दिया, यानी कि उनके जो व्यक्तिगत भूमि पर टैक्स लगता था अब उसे समाप्त कर दिया। तो याद रखेंगे। अमीरों की पुनः धन वापसी। तो जो तुर्क अमीर थे उनकी जो धन खत्म कर दी गई थी, उनके धन को भी इसने वापस ला दिया। तो अमीरों को पुनः धन वापसी तो किसके द्वारा हुई? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के द्वारा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उपज का 1/10 या 1/11 लगान लेने का आदेश दिया किसने? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने। तो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में कितना टैक्स लेने का प्रावधान था? तो कुल उपज का 1/10 भाग या 1/11 भाग, यानी कि 100% का यदि उपज होता है तो 10% का हिस्सेदारी टैक्स के रूप में, लगान के रूप में गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ले लेता था। 1/11 भाग यानी कि 11% ले लेता था। तो इस प्रकार से 1/10 या 1/11 लगान लेने का आदेश किसने दिया? तो वो था गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली बार डाक व्यवस्था का निर्माण किसने किया? तो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह ऐसा किसने कहा? तो बर्नी ने कहा। तो बर्नी ने क्या कहा कि पहली बार डाक व्यवस्था का निर्माण किसने किया? तो वो था गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने। किलों, पुलों एवं बागों का भी इसने निर्माण किया। तो बहुत सारे किलों, पुलों एवं बागों का निर्माण किसने किया? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने। संयम, शक्ति एवं नरमी के मध्य संतुलन, यानी कि उदारवादी, यानी कि क्या? उदारवादी। तो संयम, शक्ति एवं नरमी के मध्य संतुलन, जिसे रस्मे मियान भी कहते हैं, यानी कि इसने उदारवादी की नीति अपनाई। जिस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने कठोर नीति अपनाई थी, उसके ठीक विपरीत जो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक था, इसने उदारवादी की नीति अपनाई और अपने इस नीति को उसने क्या नाम रखा? रस्मे मियान, यानी कि संयम, शक्ति एवं नरमी के मध्य संतुलन की
जिसका मतलब होता है मध्यपंथी नीति, याद रखेंगे। तो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने संयम, शक्ति एवं नरमी के मध्य संतुलन की नीति अपनाई, जिसे रस्मे मियान या मध्यपंथी नीति कहा जाता है, उसे अपनाया और उसे ही आर्थिक नीति का आधार बनाया। याद रखेंगे, ये ऐसा किसने कहा? तो बर्नी ने। तो बर्नी ने कहा कि संयम, शक्ति एवं नरमी के मध्य संतुलन यानी कि रस्मे मियान यानी कि मध्यपंथी की नीति को अपनाने वाला कौन था? तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। या इसी नीति को आर्थिक नीति का आधार बनाया गयासुद्दीन तुगलक ने, यानी कि यह उदारवादी नीति के सिद्धांत को इसने अपनाया। ऐसा किसने कहा? तो बर्नी ने, याद रखेंगे। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दिल्ली के निकट इसने तुगलकाबाद नगर एवं 56 कोट दुर्ग यानी कि किले का निर्माण कराया, वो भी रोमन शैली में इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने की? तो वो गयासुद्दीन तुगलक ने। और दिल्ली के निकट एक 56 कोट दुर्ग नामक एक किले का भी इसने निर्माण किया। तो 56 कोट दुर्ग यानी कि किला तथा तुगलकाबाद नगर की स्थापना दिल्ली के निकट किसने कराया? तो वो गयासुद्दीन तुगलक ने। इसकी जानकारी किसके द्वारा मिलती है? तो बर्नी के अनुसार, याद रखेंगे। अनावश्यक धन वापसी हेतु सूफी शेख निजामुद्दीन औलिया से इसका विवाद हो गया था। तो यह अनावश्यक धन वापसी कर रहा था, तो इसी कारण इसका जो विवाद हो गया वह किससे हुआ? तो उस समय के समकालीन सूफी शेख निजामुद्दीन औलिया से इसका विवाद हुआ, गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक का। तो यह भी परीक्षा में पूछा गया है कि गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समकालीन सूफी संत कौन थे? तो वो थे शेख निजामुद्दीन औलिया, और इन्हीं से इसका विवाद हो गया था अनावश्यक धन वापसी को लेकर, याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं इसके शासन पर। इसका शासन कैसा था, हम लोग इसके बारे में देखते हैं। देखिए, बंगाल से दिल्ली वापसी के दौरान गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक को यह सूचना मिली कि उसका पुत्र जूना खां औलिया का शिष्य बन गया है। जब गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक बंगाल से वापस लौट रहा था तो उसे यह सूचना मिली कि उसका पुत्र जूना खां, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक कहलाएगा, इसके बाद अगला तुगलक वंश का शासक बनेगा, जूना खां, इसका पुत्र था गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक का। तो जब बंगाल से दिल्ली वापस आ रहा था गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, तो उसे सूचना मिली कि उसका पुत्र जूना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया है, तथा शेख निजामुद्दीन औलिया जूना खां को राजा बनने की भविष्यवाणी कर रहा है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया को धमकी दी। इस पर औलिया ने कहा, हुनुज दिल दूर अस्त। तो औलिया ने क्या कहा? हुनुज दिल्ली दूर अस्त, यानी कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे कि देखिए, जब बंगाल से दिल्ली वापस आ रहा था गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, तो उसे एक सूचना मिली कि उसका पुत्र जूना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन चुका है। और शेख निजामुद्दीन औलिया जूना खां से भविष्यवाणी कर यह कहता है कि तुम अगला शासक तुरंत बन जाओगे दिल्ली सल्तनत का। इस पर गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक नाराज हो, शेख निजामुद्दीन औलिया से काफी नाराज होता है और शेख निजामुद्दीन औलिया को धमकी देता है। और इस पर शेख निजामुद्दीन औलिया कहता है, हुनुज दिल्ली दूर अस्त, यानी कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि जूना खां अभी शासक बनने वाला नहीं है। यह परीक्षा में पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। कट्टर सुन्नी मुसलमान
एवं हिंदुओं के प्रति कठोर नीति। याद रखेंगे कि जो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक था वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था और हिंदुओं के प्रति उसने कठोर नीति को अपनाया। याद रखेंगे। तो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और हिंदुओं के प्रति काफी कठोर नीति को भी उसने अपनाया। पूर्णतः साम्राज्यवादी शासक था, अपने साम्राज्य को बढ़ाने वाला शासक था। याद रखेंगे। तो जो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक था वह क्या था? पूर्णतः साम्राज्यवादी शासक था, यानी कि साम्राज्य को बढ़ाने वाला शासक था। खिलजी वंश के शासन काल में दीपलपुर का गवर्नर था। याद रखेंगे, जो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक था खिलजी वंश के शासन काल में, यानी कि कब? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासन काल में दीपलपुर यानी कि उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत का एक इलाका था दीपलपुर। याद रखेंगे, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत का इलाका कौन था? दीपलपुर। वहीं का गवर्नर था कब? खिलजी वंश के शासनकाल में। वो भी कौन से खिलजी शासक के शासनकाल में? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के खिलजी वंश के शासनकाल में गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत का एक शहर था जिसका नाम था दीपलपुर, वहीं का वह गवर्नर था। ये याद रखेंगे। 29 बार मंगोल आक्रमण को उसने पराजित किया। मंगोल यानी कि तातर। तो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने 29 बार मंगोलों यानी कि तातरों के आक्रमण को विफल किया, पराजित किया। इंपॉर्टेंट है। इसका वर्णन इब्न बतूता के द्वारा होता है, जो अगले हम लोग जब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में चर्चा करेंगे तो इब्न बतूता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इब्न बतूता एक मोरक्को यात्री था और वह रेहला नामक एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा था और उसे बाद में मोहम्मद बिन तुगलक काजी की उपाधि भी प्रदान करता है। तो 29 बार मंगोल यानी कि तातरों को वह पराजित करता है। इब्न बतूता के द्वारा मुल्तान के जामा मस्जिद के शिलालेख में इसका वर्णन है। तो इब्न बतूता के द्वारा मुल्तान के जामा मस्जिद के शिलालेख में कौन वर्णन करता है? इब्न बतूता। और क्या वर्णन करता है कि जो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक था वह 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल करता है। याद रखेंगे। इब्न बतूता के द्वारा कहां पे? मुल्तान के जामा मस्जिद में, भारत के नहीं, मुल्तान के जामा मस्जिद के शिलालेख में यह वर्णन है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो इब्न बतूता के द्वारा। 1305 ईस्वी में अमरोहा के युद्ध में मंगोल पराजित होते हैं। किसके द्वारा? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के द्वारा। याद रखेंगे कि 1305 ईस्वी में अमरोहा के युद्ध में मंगोलों को पराजित करता है गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। 1305 ईस्वी में ही गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ताजुद्दीन मलिक को मुल्तान का गवर्नर बनाता है। किसे? ताजुद्दीन मलिक को मुल्तान का गवर्नर बनाता है। ख्वाजा मातिर को भक्कर का गवर्नर बनाता है तथा मलिक अली शेर को सेहावाक का गवर्नर बनाता है। तो कहां ताजुद्दीन मलिक को मुल्तान का गवर्नर, ख्वाजा मातिर को भक्कर का गवर्नर तथा मलिक अली शेर को सेहावाक का गवर्नर बनाता है। कौन? 1305 ईस्वी में गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। याद रखेंगे। 1321 ईस्वी में वारंगल के काकतीय वंश के राजा रुद्र प्रताप देव के विरुद्ध असफल विजय अभियान होता है। इसका याद रखेंगे कि 1321 ईस्वी में वारंगल के काकतीय वंश के राजा रुद्र प्रताप देव के विरुद्ध असफल विजय अभियान होता है। तो 1321 ईस्वी में गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक वारंगल के अभियान पर चलता है। वहां के काकतीय वंश के राजा रुद्र प्रताप देव पर आक्रमण करता है, लेकिन वह
विफल हो जाता है, आप लोग याद रखें। 1323 ईस्वी में जो जौना खां, जिसे जूना खां भी कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को दक्षिण अभियान के लिए भेजता है। वारंगल के काकतीय तथा मथुरा के पांड्य राज्य दिल्ली सल्तनत में शामिल हो जाते हैं। सर्वप्रथम गयासुद्दीन के शासनकाल में दक्षिण का राज्य शामिल होता है और वारंगल पहला राज्य वारंगल जो है दिल्ली सल्तनत में पहला दक्षिण राज्य शामिल होने वाला बनता है। तो 1323 ईस्वी में अपने पुत्र जूना खां या जौना खां, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक भी कहते हैं, उसे दक्षिण के अभियान के लिए गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक भेजता है और वारंगल के काकतीय शासक तथा मथुरा के पांड्य शासक के राज्य को ये जूना खां अपने दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लेता है और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बनता है? तो वो था पहला दक्षिण राज्य कौन बनता है? तो वो था वारंगल। तो इस प्रकार दक्षिण भारत का यदि कोई राज्य दिल्ली सल्तनत में शामिल करता है तो कौन शासक? तो उसका नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। और गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक इस अभियान के लिए किसको भेजता है? तो जौना खां या फिर जूना खां, जो गयासुद्दीन मोहम्मद का पुत्र था। 1323 ईस्वी में अपने पुत्र मोहम्मद शाह को गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक उत्तराधिकारी बनाता है तथा तुगलकाबाद नामक एक किले का निर्माण भी करता है। इसे आप लोग याद रखेंगे कि 1323 ईस्वी में अपने पुत्र मोहम्मद शाह को उत्तराधिकारी बनाता है गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक तथा तुगलकाबाद नामक एक किले का भी निर्माण करता है। बंगाल पर आक्रमण, नसीरुद्दीन लखनौती का शासक बना। बंगाल पर आक्रमण करता है गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, बंगाल को जीतता है तथा नसीरुद्दीन को लखनौती का शासक बनाता है। दक्षिण तथा पूर्वी बंगाल दिल्ली सल्तनत में शामिल होता है। साथ ही साथ दक्षिण तथा पूर्वी बंगाल को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लेता है। तो बंगाल पर आक्रमण के दौरान नसरुद्दीन को लखनौती का शासक बनाता है और साथ ही साथ दक्षिण तथा पूर्वी बंगाल को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लेता है। बंगाल से लौटते समय तिरहुत, जिसे आज हम लोग मिथिला कहते हैं, के शासक हर्षी देव को पराजित करता है और हर्षी देव नेपाल भाग जाता है। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो बंगाल से लौटते समय गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने तिरहुत यानी कि मिथिला के शासक हर्षी देव को पराजित करता है और हर्षी देव भागकर कहां चला जाता है? तो नेपाल चला जाता है। ये याद रखेंगे। अमीर खुसरो के द्वारा 18 विजयों का उल्लेख होता है। गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के 18 विजय का उल्लेख कौन करता है? तो वो अमीर खुसरो। जबकि बरनी के अनुसार गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक 20 विजय प्राप्त करता है। तो 18 विजयों का उल्लेख किसके द्वारा होता है? अमीर खुसरो के द्वारा, जबकि 20 विजयों का उल्लेख बरनी के द्वारा होता है। तो बरनी क्या बताता है कि गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक 20 विजय प्राप्त करता है, जबकि अमीर खुसरो बताता है कि गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक 18 विजय प्राप्त करता है। गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक की मृत्यु फरवरी 1325 ईस्वी में होती है। जूना खां के निर्देश पर अहमद अयाज के द्वारा तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर अफगानपुर में निर्मित लकड़ी के महल से गिरकर एवं दबकर होती है और इमामी इसे जूना खां का षड्यंत्र बताता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इसकी मृत्यु कब हुई, तो फरवरी 1325 ईस्वी में, और इमामी के अनुसार यह कहा जाता है कि जूना खां के षड्यंत्र के कारण, जूना खां के निर्देश पर तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर अफगानपुर में निर्मित एक लकड़ी के महल में, जिसका निर्माण किसने किया था? जिसका निर्माण अहमद अयाज ने किया था। तो वहीं पर लकड़ी के महल में गिर गया,
गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, और उसी में दब की उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा किसने कहा? तो इमामी ने। जबकि बरनी के अनुसार गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक की मृत्यु बिजली के गिरने के कारण हुई। याद रखेंगे। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि यहां से समाप्त होता है मेरा गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक का शासनकाल। तो आप लोग यही याद रखेंगे कि गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक की मृत्यु जूना खां के द्वारा जूना खां के निर्देश में अहमद खां के द्वारा निर्मित तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर अफगानपुर में एक लकड़ी के महल में गिरकर और उसमें दबकर उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसका वर्णन किसने किया है? इसके बारे में किसने बताया है? इमामी ने। और इमामी ने यह भी कहा है कि इसकी जो मृत्यु हुई ऐसे यह जूना खां के षड्यंत्र के कारण हुई। जबकि बरनी क्या कहता है? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक की मृत्यु बिजली के गिरने से हुई। तो यह था हमारा गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश का संस्थापक। तो इसके बाद हम लोग अगला इसका पुत्र जूना खां या फिर मोहम्मद बिन तुगलक की चर्चा करेंगे, जो तुगलक वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है, जिससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।